सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ रंजीता और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ 5वां। इस पाठ का शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक हैं इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो इस पाठ को हम चलिए पढ़ते हैं। चिट्ठियों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आजकल तो चिट्ठियाँ नहीं चल रही है, चिट्ठियों का चलन ही समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि चिट्ठियाँ होते क्या हैं, जिसे हम लोग पत्र बोलते हैं, लेटर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं को जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो देखिए बच्चों, ये जो पत्रों की दुनिया है बहुत ही अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब यानी कि अजीबोगरीब का मतलब होता है कि बहुत ही अनोखी। और इसकी जो उपयोगिता है यानी कि पत्रों की जो उपयोगिता है वो हमेशा से ही बनी रही है। यानी कि इसकी उपयोगिता पहले भी थी और आज भी है। जो काम पत्र कर सकते हैं वह काम आधुनिकतम साधन जो कि फ़िलहाल में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन, SMS, ये जो है हमें पत्रों जैसा जो काम पत्र कर सकते हैं वह जो है ये साधन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वैसा संतोष, जैसा संतोष पत्रों के माध्यम से हमें मिलता है वैसा संतोष हमें फ़ोन या SMS के माध्यम से नहीं मिल सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो पत्र है नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ये जो पत्र हैं राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में जो तमाम विवाद होते हैं और घटनाएं होती हैं उन सब का जड़ क्या होते हैं, ये पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। यानी कि ये जो दुनिया भर में साहित्य लिखी जाती हैं, जो रचनाकार लोग साहित्यों की रचना करते हैं वे पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। और मानव सभ्यता के विकास में जो है इन पत्रों ने बहुत ही अनूठी भूमिका निभाई है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों कि पहले जो हमारे नेता लोग थे, जो हमारे मतलब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो पत्रों का आदान प्रदान एक दूसरे को किया था, उन्हीं पत्रों के माध्यम से बहुत सारे साहित्यों की रचना लेखकों ने की है। तो इसलिए यहाँ पे लेखक बोलते हैं कि साहित्य जो है पत्रों पर केंद्रित है। मतलब उन्हीं लोगों के पत्रों के माध्यम से जो है साहित्य की रचना बहुत सारे लेखकों ने की है। तो यहाँ पे देखिए आगे, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो ये जो पत्र हैं इसका भाव सब जगह एक ही जैसा है। यानी कि हर जगह कहीं भी आप जाइए उसका जो भाव है, उसका जो काम है, सब एक ही जैसे है। जो वह काम करता है वो काम सब एक ही जैसे, भले ही पत्र का नाम हर जगह अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो देखिए ये तो है पत्रों के विविध नाम जो अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग भाषाएं के जो लोग हैं, जैसे उर्दू हैं तो खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ वाले कागद, तेलुगु वाले जो है उत्तरम, तो ये सब जो क्या है, तमिल वाले जो है कड़िद पत्र को कहते हैं। तो पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं।
इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। तो देखिए ये जो पत्र क्या है, पत्र जो है यादों को सहेज कर रखते हैं। कि देखिए फ़ोन और एसएमएस तो तुरंत ही आदमी भूल जाता है या ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन ये जो पत्र है क्या है, ये हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर यानी कि उसको संग्रह करके, सहेज कर रखते हैं यानी कि उसको संग्रह करके जब भी हम उसे देखते हैं तो उसमें से जैसे कि तैसे हम उन बातों को पढ़कर फिर से दोबारा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक की जो है अपनी पत्र लिखने की कला होती है। हर इंसान की अलग अलग कला होती है पत्र लिखने की, और हर एक पत्रों का अपना दायरा भी होता है। हर एक पत्र का अपना दायरा भी होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। तो दुनिया भर में जो है यहाँ पे देखिए दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र जो है एक दूसरे को तलाशते जो है तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। यानी कि दुनिया भर में मतलब रोज़ जो है करोड़ों पत्र जो है इधर से उधर अपने ठिकानों तक क्या है, अपने एक दूसरे को तलाशते हुए जो है अपने ठिकानों तक, यानी कि अपने जो उनका पता होता है जहाँ तक उन्हें जाना रहता है वहाँ तक पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो हमारे भारत को ही लीजिए, यहाँ पर जो है रोज़ 4.5 करोड़ कम नहीं होता है ये जो आंकड़ा होता है। तो इतनी चिट्ठियाँ जो है रोज़ डाक में डाली जाती है। और इस आंकड़े को देखते हुए 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आंकड़े को देखते हुए हमें ये समझ लेना चाहिए कि पत्र जो है या ये वह साबित एकदम कर देती है कि पत्र जो है कितनी अहमियत रखती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, यानी कि उसको रनर्स वहाँ पे दिया गया है, हरकारे या फिर तेज़ घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में एक बात कही थी, और वह जो बात है आज सही ही साबित हो रही है। वह बात आज एकदम सच्ची साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज़ घोड़े रहे, यानी कि हजारों वर्ष पहले जो क्या था संचार का साधन, यानी कि एक संदेशा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का जो साधन होता था तो क्या होता था, तेज़ घोड़े, यानी कि घोड़ों के द्वारा जो है दूध जो है संदेश लेकर पहुंचाते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया, और उसके बाद जो है रेलवे, उसके बाद तार जिससे टेलीग्राम कहा जाता था, उससे जो है भारी बदलाव आया, जो कि संदेशा जो है पहुंचने में अधिक समय लगता था तो अब कम समय लगने लगा। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार जो है जिसे टेलीग्राम कहते हैं, इसने तो रेलवे से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का जो है सिलसिला इससे शुरू हो गया। और उसके बाद अब जो है टेलीफोन, वायरलेस, ये जो सन 1953 में नेहरू जी ने कहा था तब की बात है। तब भी टेलीफोन आ चुका था, वायरलेस भी आ चुका था, और वो बोलते हैं कि आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो यह बात बिल्कुल सही है, दुनिया जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है। ये जो संचार का माध्यम है इतना मतलब फास्ट चल रहा है कि कहीं पूछिए मत। सेकंड 2 सेकंड में हम अपनों से बात कर सकते हैं, अपनों तक अपना संदेशा पहुंचा रहे हैं। तो आगे देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए
विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो देखिए, पिछली शताब्दी से जो है पत्र लेखन कला का कला जो है पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया है। यानी कि पत्र लेखन को जो कि लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसको एक कला का रूप दे दिया गया है। यह एक कला का रूप ले चुका है। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए, यानी कि पत्रों को सही दिशा देने के लिए जो है क्या तरह तरह के विशेष प्रयास यानी कि कोशिश किए गए कि पत्रों को सही दिशा दी जाए। इसके लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। पत्र जो है संस्कृति विकसित करने के लिए, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए यानी कि पत्र लेखन को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। क्योंकि बच्चों हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग अपने देखते हैं ना, उसमें ग्रामर का जो बुक है हम लोग का, हिंदी इंग्लिश ग्रामर या हिंदी व्याकरण, उसमें पत्र लेखन आप लोग को ऑलरेडी होता है और पढ़ाया भी जाता है। तो ये जो है पत्र लिखने की जो कला है, संस्कृति है, उसको विकसित करने के लिए इस पाठ्यक्रम को स्कूलों में शामिल कर लिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो देखिए, सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में जो है ये प्रयास चले, पत्र लेखन कला को विकसित करने का प्रयास चले। और विश्व डाक संघ ने, डाकघर जो होते हैं ना हमारे पोस्ट ऑफिस डाकघर, तो विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु यानी कि 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला जो है 1972 में शुरू किया था। प्रतियोगिताएं आप लोग जानते हैं, मतलब उसमें जो पत्र लिखने का आप लोग को हर चीज़ की प्रतियोगिता होती है। निबंध लेखन जैसे खेल की धुआ, उसी तरह से पत्र लेखन भी प्रतियोगिता आयोजित हुई। कब से हुई? तो यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देखिए, यह बात सही है कि खास तौर पर जो बड़े शहर हैं और महानगर हैं, इसमें संचार के जो साधन है उसमें तेज़ी से विकास हो रहा है तथा अन्य कारणों से, यानी कि हम पहले भी आपको अभी पीछे बताएं कि संचार के जो साधन है इतने तरह से विकसित हो चुके हैं कि पत्रों का जो है ना आना जाना ही बंद हो गया है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे लेखक बताते हैं कि देहाती दुनिया जो है, यानी कि हमारा जो ग्रामीण देहाती, वो आज भी चिट्ठियों से ही चल रहा है। यानी कि वहाँ पे आज भी चिट्ठियाँ ही चल रही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो देखिए, ये जो नए संचार के साधन हैं, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, इन्होंने चिट्ठियों को जो है रोका है, चिट्ठियों का आना जाना रोका है, लेकिन फिर भी व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर भी क्या है, व्यापारिक डाक की संख्या जो क्या है लगातार जो है बढ़ रही है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। तो देखिए, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, तो अगर आप बारीकी से जो है देखिए, अगर आप जो है बारीकी से देखते हैं तो क्या है कि उसमें जो है ऐसा कोई नहीं होगा। अगर आप
बारीकी से यानी कि सूक्ष्म तरीके से उसके तह में जाए, उसके अंदर जाए, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न किसी से लिखवाया हो या पत्रों का उसे बेसब्री से इंतज़ार न रहा हो। ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लेखक ने कहा है कि हमारे जो सैनिक हैं वो जो है ना पत्रों का इतनी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। सैनिक जो हमारे हैं, आप लोग देखिए, जो सीमा पर हमारे अपने देश की रखवाली करते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं कि अपने पत्र के लिए कि मेरे घर से जो है मेरा पत्र आएगा, उसके लिए वह बहुत उत्सुकता से यानी कि बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इस बात की कोई मिसाल हम लोग नहीं दे सकते हैं। और एक दौर ऐसा था कि जब लोग जो है ना पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। और ये वाकई में सही बात है। एक दौर था जो लोग जो है ना कि अपने घर के लोग जो बाहर गए हैं काम धंधा के लिए, नौकरी के लिए, उनके पत्रों का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते कि जब भी डाकिया आता तो उन्हें लगता कि मेरा पत्र आया होगा। मतलब उन्हें एक इंतज़ार रहता कि मेरा पत्र आएगा। ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते, तब जाके उनका पत्र आता। लेकिन अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने यानी कि जो परिवहन जो हमारे मतलब गाड़ियों के जो साधन है उसके विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यानी कि पहले के अपेक्षा परिवहन साधनों में बहुत विकास हुआ है, जिससे दूर के भी लोग अब नहीं लग रहा है कि दूर हैं। दूर जो पहले लगता था कि इतनी दूर, लेकिन अब वह दूरी बहुत कम हो गई है लोगों के लिए। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन जो क्या था, पत्र ही होता था, चिट्ठी ही होती थी। किसी के पास कोई भी संदेशा देने का या संदेशा लेने का एकमात्र साधन चिट्ठी ही होती थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे भी लोग हमारे देश में आज भी हैं जिन्होंने अपनी पुरखों की चिट्ठियाँ, पुरखों मतलब पूर्वजों, जो हमारे पहले पूर्वज होते हैं, हमारे दादा, उस तरह से उन्हें पुरखों कहा जाता है। तो उनकी चिट्ठियाँ जो है बहुत ही सहेज और संजोकर, जिसे बहुत ही मतलब नहीं बोलते हैं, खूब व्यवस्थित उसको मतलब संजोकर बहुत आराम से उसको मतलब अच्छे से मतलब उसको विरासत के रूप में रखे हुए हैं, याद के रूप में। जैसे कोई पुरानी वस्तु पहले जिसको रखा जाता है ना कि यह उस ज़माने की चीज़ है बोल के, उसी तरह से पत्रों को जो है खूब अच्छे तरह से संजोकर सजाकर उसको रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी यानी कि काम करने वाले, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इनकी भी पत्र रचनाएं जो क्या है अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार के साधन उस समय होते, आज जिस तरह से संचार के साधन हैं, इस तरह के साधन अगर उस समय होते तो पंडित नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पत्र नहीं लिखते। और तब जो है पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। और जो पत्र आज
देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, हमको जहाँ तक याद है, हमने पिछली कक्षा में ये जो पिता के पत्र पुत्री के नाम आप लोगों ने शायद पढ़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी यह है एक पत्र जिसे पंडित नेहरू जी ने लिखा था जब वे जेल में थे। तो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था यह पत्र। लेकिन उसी पत्र को देखिए, उसी पत्र को साहित्यकार ने जो है साहित्य रूप में रचना दे दिया है, और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी थी जो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। वही पत्र जिसे लेखकों ने साहित्य का रूप दे दिया है, और वही जो पत्र है आज साहित्य बन के करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रही है। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का जो भाग है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छे से देखें और पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।